ओके, टुडेज टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर। पहली बात, स्ट्रक्चर के बारे में भी जानने से पहले स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, वो चीज कैसी दिखती है, पहले क्या जानना है हमें कि वो चीज है क्या। तो सेल क्या होता है आपका? सेल एक ऐसी चीज है या फिर ऐसा कंपोनेंट है जो आपकी बॉडी इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट का मतलब क्या है? आपकी बॉडी में सेल, हर एक सेल उस जगह की बेसिक यूनिट है। एक बिल्डिंग की अगर बात करूं, सेम चीज, बिल्डिंग की बात करूं तो ईंट उसकी बेसिक यूनिट है, ऐसे ही बॉडी की बेसिक यूनिट क्या होती है? आपकी सेल। आओ जी आओ। दो एक फुटा होगा, 2 1 फुटा है। अब डेफिनेशन है ये सेल की, हैव अ लुक और स्क्रीन पर आप देखें। वॉइस नहीं आ रही आपकी, सूरज आप प्लीज अपना वॉइस कनेक्ट कीजिए। आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे एक माइक का आइकन होगा, उसको क्लिक करो, वहां पर लिखा हुआ वाईफाई और सेलुलर डाटा, जस्ट क्लिक ओवर देयर तो आप कनेक्ट हो जाओगे, आपको वॉइस आ जाएगी। ऑलराइट, ओके, मूविंग फॉरवर्ड, the cell is the smallest unit of life that and is basic structural function and biological unit of all organisms. Living consider करने के लिए there has to be a cell. किसी चीज को अगर मैं लिविंग कंसिडर कर रही हूँ तो उसमें सेल होना बहुत जरूरी है। फंक्शनल क्यों वर्ड यूज कर रही हूँ? फंक्शनल का मतलब क्या होता है? वो अपने आप अकेले भी सर्वाइव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार क्या होता है, एक पेड़ अपने घर पे ग्रो करना है, मैं किसी और पेड़ की डाली लेकर आ जाती हूँ या स्टेम लेकर आ जाती हूँ और उसको मैं कहीं पर गमले पे लगा देती हूँ। सेल्स ही हैं, वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। पॉइंट क्या है कि एक सेल इंडिविजुअली फंक्शन करके अपने आप को ग्रो कर सकता है, इसीलिए हम उसे बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक सेल अगर एक भी होगा ना, अगर वो लिविंग है तो वो अपने आप को ग्रो कर सकता है। सो पहली चीज जो आपको लिखनी है, दैट इज सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग या लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब कोई भी चीज जिसको मैं लिविंग कंसिडर कर रही हूँ उसमें सेल होगी ही होगी। अगर उसमें सेल नहीं है दैट मीन्स वो लिविंग नहीं है। सेल को कई लोग हिंदी में कोशिका भी बोलते हैं। कई लोगों को अगर लग रहा हो कि नहीं वो बैटरी वाला सेल है, नहीं वो बैटरी वाला सेल नहीं है, ये सिर्फ वो सेल है जिससे मैं कंफर्म कर सकती हूँ कि कोई इंसान लिविंग है या फिर नहीं है, या कोई चीज लिविंग है या फिर नहीं है। ओके, सो नाउ व्हाट आई हैव टू टेल यू इज सेल। Okay, level of, just have a look on the cursor I am showing right now. स्क्रीन पर आप देखो, आपके स्क्रीन पर एक कर्सर बना हुआ है। लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपकी सेल, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल लेवल क्या है। सबसे पहले वी हैव सेल व्हिच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब आपके बॉडी में सबसे छोटी यूनिट क्या होगी? सेल। ये सेल है, इसको मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकती, बट मैग्नीफाइंग ग्लासेस से या माइक्रोस्कोप से जरूर दे सकते हैं। मतलब वो इतना छोटा है कि हमें अपनी नेकेड आई से वो चीज नहीं दिखाई देगी, इसीलिए वी यूज माइक्रोस्कोप फॉर इट। सो सबसे पहले क्या है हमारा? सेल। हैव अ लुक ऑन द कर्सर, इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। दिस इज सेल, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। जब बहुत सारी सेल्स मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन करती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू। नेक्स्ट वन इज टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। ओके, सो लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज, सबसे पहले हमारे पास सेल, बहुत सारी सेल मिलके क्या बना रही है? एक टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बना रहे हैं? आपका एक ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, एंड बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक इंडिविजुअल बना रहे हैं। ओके, लेट्स बी पर्टिकुलर अबाउट इट। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपने क्या बोलते हैं लिवर के सेल निकाल के कान में डालूं? नहीं। तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि जब भी हम लोग कोई टर्म यूज करते हैं, जब भी मैं डेफिनेशन लिखती हूँ, मान लो मैंने क्या लिखा? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, दैट इज द बेसिक यूनिट। Group of cell performing similar function will be considered as tissue.
टिश्यू के लिए वी हैव टू यूज अ वर्ड दैट इज कॉल्ड एज सिमिलर। सिमिलर का मतलब क्या होता है? एक जैसे दिखने वाले या एक तरह का काम करने वाले मिलकर आपका एक ऑर्गन फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सेल जो एक काम कर रहे हो क्या बनाएंगे? टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू जो एक काम कर रहे हो जिसका जो क्या है आपका ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन एक काम करेंगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज ऑर्गन सिस्टम। और उसके बाद बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक काम कर रहे हैं दैट इज लिविंग, वो आपका ऑर्गेनिज्म बना देता है। सो अगर देखा जाए डेफिनेशन वाइज, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। टिश्यू अ ग्रुप ऑफ सेल performing similar function is called as tissue. तो similar function is very important, ये चीज लिखना बहुत जरूरी है। Why? क्योंकि हम कभी भी लिवर के सेल से ईयर्स तो नहीं बना सकते ना, because they have a different thing and work to do. So group of cell performing similar function will be tissue, and group of tissue performing similar work is organ. Group of organs performing similar function, organ system, and group of organs performing similar function will be considered as individual. Okay, so अब क्योंकि एक वर्ड है इसमें सिस्टम, जिसको हम बोल रहे हैं ऑर्गन सिस्टम। सिस्टम एक ऐसा वर्ड है ना जहां पर भी लग जाता है उसमें इन्वॉल्व हर चीज एक पर्टिकुलर चीज पे काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल कई जगह पर आपने देखा होगा म्यूजिक सिस्टम होता है। म्यूजिक सिस्टम में क्या होगा? एक आपका जहां पर कंट्रोलर रहता है, बाकी आपको छोटे स्पीकर बड़े स्पीकर, सबका काम एक ही है, साउंड को एम्पलीफाई करना और साउंड को प्रोड्यूस करना, या म्यूजिक को प्रोड्यूस करना या म्यूजिक को सुनाना। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी बहुत सारे ऑर्गन जब एक काम करते हैं, लाइक जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, सबका काम क्या है? चाहे वो इसोफेगस हो, चाहे आपका स्टमक हो, चाहे वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन हो, सभी का काम क्या है? आपकी बॉडी में सिर्फ और डाइजेशन का ध्यान रखना कि वो डाइजेशन कर रहा है प्रॉपर्ली या नहीं कर रहा। ऐसे ही हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, सबका अपना अपना एक काम है। सो आई एम रिपीटिंग एवरी डेफिनेशन अगेन, राइट इट डाउन। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द चैट। सो फर्स्ट वन वाज सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। टिश्यू अ ग्रुप ऑफ सेल performing similar function is called as tissue. जब आपकी बहुत सारी सेल्स मिलकर एक काम कर रही होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। ओके, when a group of tissue performing similar function will be considered as liver, and when a group of organ performing similar function will be considered as organ system, and last is when a group of organ system performing similar function will be considered as individual. Okay, so moving forward, next we have सेल थ्योरी। ओके, सेल थ्योरी का मतलब क्या होता है कि क्या क्या चीजें एक सेल में दिखाई देती हैं। अच्छा, सेल की डिस्कवरी किसने की थी? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो सेल की डिस्कवरी करने वाले इंसान का नाम था रॉबर्ट हू। दैट वाज इन 1665। तो हुआ क्या कि वो एक बॉटल के कॉर्क से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि मैं चलो भाई माइक्रोस्कोप में इसको देखता हूँ क्या मिलता है इसमें। तो जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको कुछ चीजें सेल के फॉर्म में, मतलब बॉक्स के फॉर्म में दिखी। तो जैसे जेल नहीं होती, जेल में हमारे बॉक्स बने होते हैं, ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर उनको वहां पर देखा, इसीलिए उन्होंने उसका नाम सेल रख दिया, सेल। अब वो चीजें फर्दर चेंज नहीं हुई, उसको हम लोगों ने सेल ही कंसिडर कर दिया। लेकिन पॉइंट ये था कि जब रॉबर्ट हुक ने वो सेल्स देखे थे, दैट मोमेंट ऑफ टाइम उनको जो सेल्स दिखी थी उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं था, इसीलिए उनके दिमाग में था कि सेल्स आर डेड। लेकिन जब फर्दर डिस्कवरी हुई, दे आर कंसिडर्ड एज कि नहीं, यहाँ पर इसमें मूवमेंट्स भी है, तो सेल हमारी लिविंग भी होती है ना। सो सेल को डिस्कवर करने वाले इंसान का नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। कब? 1665। सो अब सेल थ्योरी में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व थी, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, जस्ट हैव अ लुक ऑन द कर्सर। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो मैंने ये बात डिस्कस की है कि जब भी कोई चीज मैं लिविंग कंसीडर करूंगी तो उसको कंसीडर करने के लिए देयर शुड बी सेल। मैं लैपटॉप को लिविंग कंसीडर नहीं कर रही, राइट? मैं वायर को लिविंग कंसीडर नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सेल्स नहीं होते। सेल्स हर लिविंग में होंगे,
हर लिविंग में, दैट इज द कंपल्सरी थिंग्स। नेक्स्ट इज सेल आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। हमारी बॉडी में सारी सेल इंडिविजुअली काम करती हैं। जब वो इंडिविजुअली काम करती है तब आउटकम आपकी बॉडी का आता है। आपकी बॉडी में हर सेल काम करेगी, हर सेल, और हर सेल में इतनी काबिलियत है कि वो अपने आप को ग्रो कर सके। एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो आपको स्क्रैच लग गया, स्क्रैच लगने के बाद थोड़े टाइम के बाद आप ठीक हो जाते हो, आपकी स्किन दोबारा रिवाइव हो जाती है। स्क्रैच के टाइम पे सेल, आपकी स्किन डैमेज हुई है ना, स्किन किससे बनी हुई है? सेल से। तो सेल अगर मैं डैमेज भी करती हूँ तो दे कैन वापस अपने आप को रीग्रो और अपने आप को रिवाइव भी कर सकते हैं। व्हाई? क्योंकि दे आर द बेसिक यूनिट एंड दे कैन फंक्शन इंडिविजुअली। तो हमारी बॉडी में हर सेल इंडिविजुअली काम करती है, तभी हमारी बॉडी प्रॉपर्ली वर्क कर पाती है। थर्ड पॉइंट इज कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू सेल डिविजन। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक सेल को अगर आगे अपने आप को कैरी फॉरवर्ड करना है तो he has to do, या that cell has to do सेल डिवीजन, मतलब अपने आप को डिवाइड करके अपनी डॉटर सेल्स को फॉर्म करना ताकि उसकी जनरेशन आगे कैरी फॉरवर्ड हो सके, जैसे ह्यूमन में होता है। बट ह्यूमन इज एन इंडिविजुअल, बट यही चीजें आपकी सेलुलर लेवल पर भी होती है। सेल आपके 2 में डिवाइड करेगा, 2 में या 4 में, बट वो अपनी डॉटर सेल्स फॉर्म करेगा थ्रू सेल डिवीजन। तो हर सेल अपनी जनरेशन बनाने के लिए अपने आप को डिवाइड करता है ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन को फॉर्म कर सके। नेक्स्ट जनरेशन को फॉर्म करने के लिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। सेल अपनी जनरेशन फॉर्म करने के लिए डिवाइड करेगा और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सेल डिवीजन। सो मूविंग फॉरवर्ड, okay, so now have a look on the structure. अगर कोई एक सेल काम करना बंद कर दे तो क्या होगा मैम? अगर एक सेल आपका बंद कर दे तो दैट मोमेंट ऑफ टाइम दूसरी सेल, अच्छा डिपेंड करता है कि कौन सी सेल काम करना बंद कर रही है, क्योंकि कई सारी सेल्स डिवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपका स्किन का एक क्वेश्चन था अभय का, अभय यादव का क्वेश्चन था कि अगर कोई एक सेल काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा मैम? डिपेंड करता है कि कहाँ की सेल काम करना बंद कर रही है, कहाँ की सेल डैमेज हुई है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेन की सेल डैमेज हो गई, इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा फंक्शनिंग के तौर पे खराब हो जाए। लेकिन अगर कहीं पर अगर स्क्रैच लगा हुआ है तो वहां पे भी तो सेल डैमेज हुई है, बट अदर सेल उसको कंपनसेट कर देते हैं, क्योंकि अदर सेल्स दैट मोमेंट ऑफ टाइम अपने आप को डिवाइड करके उसके लिए और सेल्स को फॉर्म कर रही है। लेकिन क्वेश्चन सेम है कि डिपेंड करता है कि आपकी सेल कौन सी वाली काम नहीं कर रही। अगर ब्रेन वाली होगी वो अलग चीज है, अगर स्किन वाली होगी अलग चीज है। इसीलिए मैंने एक टर्म यूज किया था कि सेल इज टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। तो ब्रेन की चीजें अलग होंगी, स्किन की चीजें अलग होंगी। होप यू गॉट द आंसर। Okay, going back to the topic. Okay, now I have to discuss about the cell structure. तो सेल स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज होती है हमारी आउटर मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको रूम की बात करूं, आप जहां पर हो, जहां पर नहीं हो, जहां बैठे हुए हो, उस रूम की बात करूं तो उस रूम में क्या है? वॉल्स है। ऐसे ही अगर मैं कंसिडर करके चलूं, ऐसा ही कुछ हमारा सेल का कॉन्सेप्ट होता है। हमारे पास सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो हैव अ लुक ऑन द कर्सर जो मेरे पास अभी दिखा रही हूं मैं आपको। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। वन मोर पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक एनिमल सेल में और एक प्लांट सेल में हमेशा एक डिफरेंस होगा। क्या? कि आपका एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ एनिमल सेल और एक प्लांट सेल। अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो स्ट्रक्चर भी सिर्फ हमारी बॉडी का या फिर किसी ऐसे ये आपके एनिमल सेल की स्ट्रक्चर पढ़ा रही हूँ,
मैं आपको प्लांट सेल का स्ट्रक्चर अभी डिटेल्स में नहीं दे रही, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो मैं ह्यूमन की चीजें के हिसाब से चीजें आपको फॉर्म कर रही हूँ, और ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ दैट इज ऑल अबाउट एनिमल सेल, नॉट अबाउट दी प्लांट सेल। सो प्लांट सेल में वी हैव आउटर मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल, और आपकी ये एनिमल सेल में वी विल बी हैविंग सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन होती दोनों में है, लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आपकी सेल वॉल होगी, तो हमारे पास एक लेयर और ऐड होती है प्लांट सेल में। सो बैक टू द टॉपिक, व्हाट वी आर स्टडीइंग वाज कि हमारे एनिमल सेल में आउटर मेम्ब्रेन कौन सी होती है। तो आउटर मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, सेल तो हमें पता चल गया कि बेस यूनिट ऑफ लाइफ है। मेम्ब्रेन का मीनिंग क्या होता है? मेम्ब्रेन का मतलब होता है कोई भी सतह या कोई भी लेयर। लेयर के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं दैट इज मेम्ब्रेन। अगर मैं सेल मेम्ब्रेन बोल रही हूँ दैट मीन्स वो सेल को कवर करने वाली मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सो आउटर वन मेम्ब्रेन विल बी cell membrane. Okay, just have a look on this diagram. Outer membrane will be cell membrane. बीच में जो आपको सर्कल दिख रहा है बड़ा सा दैट इज न्यूक्लियस। छोटे छोटे ब्राउन आपके जो क्वालिटी दिख रहे हैं दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, एंड ये जो आपको ब्लू ब्लू से दिख रहे हैं दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। We will discuss it about that, but first let's have a look कि आपके सेल मेम्ब्रेन में क्या चीजें होती हैं। तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन is outermost layer of the cell, मतलब सेल को कवर करने वाली सबसे बाहरी सतह will be considered as सेल मेम्ब्रेन। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे फ्लूइड होते हैं जिसको कवर करने के लिए वी नीड अ मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेम चीज। अब हर क्वेश्चन का या हर चीज का वी नीड आंसर्स कि वो क्या है, क्या काम करता है और किससे बना हुआ है। तो पहला आंसर क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल विच इज सेमी परमिएबल। अब सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है? सेमी परमिएबल का मतलब क्या है? जो आपकी कुछ चीजों को अलाउ करेगा, कुछ चीजों को अलाउ नहीं करेगा। दैट मीन्स कि ये सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर कुछ चीजें अलाउ करेगी बट हर चीज अलाउ नहीं करेगी। तो इट कंट्रोल्स द इन एंड आउट ऑफ मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन इट विल बी cell membrane supports and protects the cell. It controls the movement of substances in and out. It separates the cell from external environment. The cell membrane is present in all cells. तो आपकी सेल मेम्ब्रेन सभी सेल में प्रेजेंट होगी, एनिमल में भी और प्लांट में भी। प्लांट में सिर्फ एक चीज ऐड जाती है जिसको बोलते हैं सेल। ओके, सेल मेम्ब्रेन इज आउटर कवरिंग ऑफ द सेल within which of other organelles such as cytoplasm and nucleus are enclosed. सेल मेम्ब्रेन क्या है आपका? ऐसा जगह या फिर ऐसी लेयर जो आपके सेल के अंदर के मौजूद सारे लोगों को एक जगह पर प्लेस करती है। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सी आई टोल्ड यू कि आपका सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इट इज अ पोरस मेम्ब्रेन विद which permits selective movements of substances in and out of the cell. Besides this, the cell membrane also protects the cellular components from damage and leakage. So, cell आपका इसमें एक लाइन है that is selective movement. Selective movement का मतलब क्या है? कुछ चीजें अलाउ करना, कुछ चीजें अलाउ नहीं करना। कहीं पर भी आप कहीं पे वर्क करते हो या रहते हो तो वहां पर एक गार्ड होता है, वो क्या करता है? कुछ लोगों को अलाउ करेगा, कुछ लोगों को अलाउ नहीं करेगा। सेम चीज हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी करती है। क्या? कुछ कंपोनेंट्स या मॉलिक्यूल्स अलाउ करेगा, कुछ मॉलिक्यूल्स अलाउ नहीं करेगा। इसीलिए इसको हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्लैश सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल विच इज सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल, आई एम रिपीटिंग इट, कि वो आपकी मॉलिक्यूल्स को, कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगा, सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगा,
सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करता। ओके, नेक्स्ट इज सेल वॉल। सेल वॉल आपको क्या होता है? अच्छा, सेल वॉल आई हैव क्वेश्चन फॉर यू, मुझे चैट पे बताओ, सेल वॉल क्या किस में होती है? एनिमल सेल में होती है या फिर प्लांट सेल में होती है? गिव मी द आंसर्स इन चैट राइट नाउ। सेल वॉल आपकी एनिमल सेल में होती है या प्लांट सेल में होती है? प्लस आर प्लस So we have answer that is plant cell में होती है, करेक्ट करेक्ट सूरज। सो सेल वॉल हमारे पास प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। तो प्लांट सेल में पहले सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो हम पढ़ के आए हैं। अब सेल वॉल होता क्या है? सेल वॉल इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल। सी इट्स मेंशन ओवर हियर, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। The cell wall is the outermost layer of plant cell, not the animal cell. The cell wall is present exclusively in plant cell. It protects the plasma and other cellular components. So basically, plant cell में cell membrane को और other components को save करने के लिए we have cell wall. It is rigid, stiff structure surrounding the membrane. It provides shape and support to the cell and protect them from mechanical शॉक एंड इंजरी। तो वो क्या काम करता है? आपकी सेल को डैमेज होने से प्रिवेंट करता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अब ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेल ऑर्गेनेली। आई एम रिपीटिंग एवरी सिंगल थिंग जो हमने अभी तक पढ़ लिया है। आई एम रिवाइजिंग इट। फर्स्ट, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को डिस्कवर करने वाले इंसान का नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। कब किया था? 1665 में। अच्छा, डिस्कवर और इन्वेंटेड में डिफरेंस क्या होता है? चीजें हमने खुद खोज के निकाली है। इन्वेंट का मतलब जो चीज मैंने बनाई। तो सेल इज डिस्कवर्ड, जो चीज थी हमें पता नहीं थी, हमने खोज के निकाले, that will be considered as discovered. Okay, so cell was discovered by Robert Hooke in 1665. उसके बाद cell is the basic unit of life. Then हमने पढ़ा था टॉपिक cellular structure, level of cellular organization, कि हमारे पास क्या लेवल्स है हमारे सेल इंडिविजुअल को फॉर्म करने के लिए। Then we were having cell, उसके बाद टिश्यू, उसके बाद आपका ऑर्गन सिस्टम एंड आपका इंडिविजुअल। Okay, ma'am, you can ask to mute the mics which are on if they are disturbing. Okay, so please mute yourself, or I will just do it. Okay, so back to the topic. Okay, we were on cell organelle. Okay, अब कहने का मतलब ये है कि अब सेल ऑर्गेनेली क्या होता है? सेल के अंदर मौजूद हर चीज विल बी कंसिडर्ड एज सेल ऑर्गेनेली। अब सेल में मान लो एग्जांपल, आप जिस रूम में बैठे हो, जहां पे भी बैठे हो, उसमें चेयर्स होंगी, टेबल होगा, बेड होगा, कप हो सकते हैं। तो अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल की बाउंड्री मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद हर चीज विल बी कंसिडर्ड एज सेल ऑर्गेनेली। तो हम सेल को तीन चीजों में डिवाइड कर देते हैं, एक आपका सेल मेम्ब्रेन, दूसरा आपका साइटोप्लाज्म, तीसरा आपका सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज की डेफिनेशन क्या होगी? स्ट्रक्चर्स विद इन द सेल, मतलब सेल के अंदर होने वाली या मौजूद हर चीज विल बी कंसिडर्ड एज सेल ऑर्गेनेली। सो अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो
ये आपका डायग्राम है, इसके अंदर मौजूद ये हर चीज, चाहे वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो आपका न्यूक्लियस हो, चाहे वो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे वो आपकी गोल्गी apparatus हो, ये सारी चीजें विल बी कंसिडर्ड एज सेल ऑर्गेनेल। आउटर मेम्ब्रेन कौन सी है? दिस वन। और आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद हर चीज विल बी कंसिडर्ड एज सेल ऑर्गेनेल। ओके, नेक्स्ट नाउ वी विल टॉक अबाउट कि सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आपकी सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करता है। तो न्यूक्लियस इज दी ऑर्गेनेली। अब न्यूक्लियस भी आपके सेल के अंदर है। अब मैं आपको लाइन बाय लाइन सारे ऑर्गेनेलीज के बारे में बताऊंगी। न्यूक्लियस आपका सेल के अंदर है, इसलिए इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन दी सेल। तो आपके सेल के अंदर मौजूद हर चीज, मैं रिपीट कर रही हूं ताकि आपको ये चीज समझ में आए, कि आपके सेल के अंदर मौजूद हर चीज विल बी कंसिडर्ड एज सेल ऑर्गेनेलीज। सो फर्स्ट वी विल discuss about nucleus. Nucleus contains the hereditary material that is called DNA. तो न्यूक्लियस में क्या चीज होती है? आपका डीएनए कहाँ प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस में। तो एक सेल दूसरी सेल को फॉर्म कर रही है। अगर मैं एग्जांपल बताऊं, तो अगर आप अपने माँ बाप जैसे दिख रहे हो, तो रीजन क्या है? क्योंकि न्यूक्लियस में डीएनए है जो आपकी आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को आपने ट्रांसफर कर रहा है। तो वो चीज कहां पर होती है? न्यूक्लियस के अंदर। आपके जो फीचर्स है या पेरेंट्स के जो फीचर्स होंगे वो आपके डीएनए में होंगे। पेरेंट्स के फीचर उनके डीएनए में, और वही चीज आपके पास कैरी फॉरवर्ड क्यों हुई? क्योंकि वही जेनेटिक मटेरियल का पार्ट आप में कैरी फॉरवर्ड हुआ है। इट सेंड्स सिग्नल टू द सेल टू ग्रो, मैच्योर, डिवाइड एंड डाई। ओके, बेसिकली हम लोग न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? अगर टेक्निकली देखा जाए, कई बार 10th में बच्चों कैसे पढ़ाते थे? सेल इज द ब्रेन ऑफ द सेल, सॉरी, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। क्यों बोलते थे? ब्रेन क्या करता है हमारी बॉडी में? सारी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस भी आपकी सेल में हर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस हर चीज पे ध्यान रखेगा, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो आपका डाइजेशन हो, चाहे वो आपका एवरी सिंगल थिंग हो, वो सारे कंट्रोल किसके होते हैं? न्यूक्लियस के होते हैं। Nucleus is surrounded by the nuclear membrane envelope to separate the DNA from rest of the cell. So this is the nucleus. Have a look on the diagram. ये आपकी न्यूक्लियस है, ठीक है? और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज पोरस। अच्छा, एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं पोरस। एक वर्ड मैंने यूज किया, पोरस। पोरस का मतलब क्या होता है? जिसमें छेद है, बहुत सारे, जो कुछ चीजें अलाउ करेगा, कुछ चीजें अलाउ नहीं करेगा। तो इट इज पोरस। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है ना, सी, हैव अ लुक ऑन द डायग्राम, दिस इज पोरस, ठीक है? ये आपके क्रोमैटिन्स। न्यूक्लियस प्रोटेक्ट्स द डीएनए। ओके, सो न्यूक्लियस के बारे में हम बात कर रहे थे। न्यूक्लियस क्या हो गया? ब्रेन ऑफ द सेल। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल एंड इट हैज डीएनए व्हिच इज अ हेरिडिटरी मटेरियल व्हिच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट सेल टू द डॉटर सेल। अगर आप अपने माँ बाप जैसे दिख रहे हो, तो आप वो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? डीएनए। अगर एक सेल में डीएनए कैरी फॉरवर्ड होती है अपने नेक्स्ट सेल पे, और न्यूक्लियस का काम क्या है? आपके सेल को डिवाइड करने के लिए, ग्रो करने के लिए, इंस्ट्रक्ट करना या कंट्रोल करना। सो आपके न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में इट इज अ डबल लेयर, इसको हम इसीलिए डबल लेयर बोलते हैं मेम्ब्रेन को, एंड इट हैज पोर्स जो आपके मौजूद होंगे न्यूक्लियस में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड्स दी। अब मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ हर चीज को जो हमने डायग्राम में देखा। डायग्राम में क्या क्या चीजें हमने देखी है? एक मिनट, आई सॉ क्वेश्चन। ओके, ये लेयर हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन फ्यूज, कैरोप्लाज्मा, ग्रैन्यूल्स, सारी चीजें मेंशन की हुई है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी लाइन बाय लाइन। आई हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर कि मैम न्यूक्लियस में क्रोमैटिन क्या है? देखो,
ये जो क्रोमैटिन की बात कर रहे हैं ना, दैट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। यही चीज आपके डीएनए, आपके बहुत सारे क्रोमैटिन मिलके डीएनए फॉर्म कर लेते हैं और जिसको आप क्रोमोसोम कंसिडर करते हो। लाइन वाइज लाइन चलते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस, जब आपकी डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा, तो यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्रोमोसोम्स फॉर्म कर लेते हैं। एक सेल में अमूमन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। दैट मीन्स एक नॉर्मल सेल में, हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल में देयर आर 46 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स, 46 टोटल, बट सेक्स सेल्स में इट इज 23। तो क्रोमैटिन क्या है? आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और वो चीज जब सेल डिवीजन की बात आती है, इट फॉर्म्स द क्रोमोसोम्स और सेल डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। नाउ बैक टू द टॉपिक इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज सराउंड्स द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है? आपके न्यूक्लियस को सराउंड करती है, मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, ओपनिंग ऑलवेज मटेरियल टू एंटर एंड लीव द न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है आपका? इट सराउंड्स द न्यूक्लियस, मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, 2 लेयर से बनी हुई है, इसलिए मैंने कहा था इट्स अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। Opening allows the material to enter and leave the nuclear cytoplasm. See, everything is mentioned in every next sheet. So, chromosomes की हम बात कर रहे थे. Chromosome play a crucial role in the determining the gender of any individual. Chromosomes किस लिए important है? किसी भी individual का gender confirm करने के लिए important है. Each human cell has 23 pairs of chromosomes. See, I mentioned it earlier too कि हमारे हर सेल में अमूमन 23 pairs होते हैं, except the sex cells. Normal cells में we have 46 chromosome. 23 pairs का मतलब क्या है? 23 plus 23. Total will be 46. लेकिन in sex cells ये चीज आपकी 23 ही होती है. Chromosomes are present in the nucleus and are made up of DNA. DNA क्रोमोसोम किससे बना होगा? DNA. It contains the instructions for particular traits or characteristics of an organism. एक इंसान के traits या details या genetic code will be transferred to the next cell. एक सेल में हमारे पास एक सीक्वेंस होगा, वही चीज आगे उसके डॉटर सेल्स में कैरी फॉरवर्ड होगी. Next we have, so now I am revising it. सेल ऑर्गेनेली. फर्स्ट इज कि न्यूक्लियस के बारे में हम बात कर रहे थे. इट वर्क एज अ ब्रेन ऑफ द सेल, दैट मींस इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी प्रेजेंट इन द सेल. इसके अलावा इट हैज डीएनए व्हिच इज द हेरिडिटरी कंपोनेंट, जो आपके एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर होता है, उसकी क्वालिटीज को ट्रांसफर करता है. ओके, उसके बाद फिर वी वर हैविंग न्यूक्लियस. न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन 2 लेयर्स होती है. उसके अंदर हमारे पास क्रोमैटिन्स होते हैं जो बाद में आपके क्रोमोसोम्स फॉर्म कर लेते हैं. और क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? डीएनए से. दैट मींस बहुत सारे जेनेटिक कोड्स मिलके एक डीएनए फॉर्म करते हैं. नेक्स्ट आपका है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के बारे में बात करते हैं. साइटोप्लाज्म इज अ जेल लाइक स्ट्रक्चर. ये जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली का मतलब क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ. जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन दी सेल, सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन. तो मतलब आपके सेल में एक फ्लूइड है जिसको हम बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म. अब मैं इस वर्ड को पहले अलग करके बताती हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में ये चीज मेंशन की थी कि वी ऑल वर्क ऑन मेडिकल टर्म्स. साइटो का मतलब होता है सेल. जहां पर भी आप ये वर्ड देख रहे हो साइटो, दैट मींस वो रिलेटेड है आपका सेल से. फॉर एग्जांपल साइटोलॉजी. साइटो मतलब सेल, लॉजी का मतलब स्टडी. तो स्टडी ऑफ सेल विल बी कंसिडर्ड एज साइटोलॉजी. ऐसे ही आपका साइटोप्लाज्म. साइटो मतलब सेल, प्लाज्मा मतलब फ्लूइड. तो फ्लूइड इनसाइड द सेल विल बी कंसिडर्ड एज साइटोप्लाज्म. तो जेल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द सेल इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, सराउंडिंग बाय द सेल मेम्ब्रेन. तो इस फ्लूइड को सराउंड कौन करता है? आपका सेल मेम्ब्रेन. इट कंटेन्स ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स. तो आपके जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेल्स होंगे वो इसमें प्रेजेंट होंगे. सेल मेम्ब्रेन,
आपको साइटोप्लाज्म, देन उसके बाद उसमें सारे ऑर्गेनेलीज प्लेस्ड होंगे। नेक्स्ट वी हैव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ओके, मूव्स मटेरियल अराउंड इन द सेल, स्मूथ एंड रफ टाइप। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? आपका एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो आपके मटेरियल को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मूव करता है। वी हैव टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? थिन शीट्स होती हैं जो आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और वी हैव टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Just have a look on the diagram. See, this is the nucleus, ठीक है, और ये आपके पास दो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आपने दोनों में एक डिफरेंस देखा होगा कि एक में ये रेड से स्पॉट्स है और एक में ये रेड स्पॉट्स नहीं है। तो जिसमें आपके रेड स्पॉट्स होंगे इनको हम बोलते हैं राइबोसोम। तो ये जो रेड स्पॉट्स है वो क्या है? आपके राइबोसोम्स हैं। और जहां पर आपके राइबोसोम्स नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिवाइड करूं टू में, तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक आपका रफ और दूसरा आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ में राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, स्मूथ में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो रफ में इट विल बी ओवर देयर और वो आपके स्मूथ में नहीं होंगे। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम है वो रफ है या फिर स्मूथ है? मुझे चैट पे लिख के बताया प्लीज। जिसमें आपका राइबोसोम है वो आपका स्मूथ है या फिर रफ है? एग्जैक्टली। सो हमारे पास आंसर आ चुका है, दैट इज कि वो चीज आपकी रफ है। ये सब है, इट्स रफ। ओके, सो एंडोप्लाज्मिक में जहां पर जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग बोलेंगे रफ, और जिसमें प्रेजेंट नहीं होंगे उसको हम लोग बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सी, इट्स मेंशन इन दिस स्लाइड टू कि स्मूथ टाइप में, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में lack of ribosomes and appear smooth under the electron microscope। आपके इसमें राइबोसोम्स नहीं होते इसीलिए वो स्मूथ शो होता है। अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो ये वाला एरिया की जो आपकी लेयर्स है वो ऑलमोस्ट बहुत स्मूथ लग रही है। रीजन क्या है? क्योंकि उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। रफ टाइप में the rough appearance is due to the ribosome attachment on the surface as seen under the electron microscope। तो रफ को जब मैं माइक्रोस्कोप के अंदर देखती हूँ दैट मोमेंट ऑफ टाइम मुझे रफ में वो राइबोसोम्स प्रेजेंट दिखेंगे, इस वजह से मैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं। नेक्स्ट, ओके, अब राइबोसोम बहुत सारा हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि राइबोसोम है क्या? पॉइंट क्या है कि राइबोसोम आपका है क्या? तो राइबोसोम क्या होता है? आपका एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो आपके प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। तो ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्यों रिलेटेड है? ओके, सो फंक्शंस, आपको ये फंक्शंस भी मेंशन करने वन से, मैं इसको ना फंक्शंस भी बता देती हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वी हैव टू different types of endoplasmic reticulum. First one is smooth, second one is rough. तो स्मूथ में हमारे राइबोसोम्स नहीं होते, रफ में हमारे राइबोसोम्स होते हैं। तो रफ में राइबोसोम को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइट देना, मतलब जगह देना कि भाई ये लो तुम्हारी जगह है, तुम यहाँ पे अपना प्रोटीन बना लो। तो वो काम किसका होता है? आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स को साइट प्रोवाइड करवाता है ताकि वो अपना प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कर सके। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यही चीज है आपकी डिफरेंट है। काम तो वो भी करेगा ना, अगर कोई चीज प्रेजेंट है वो हर एक चीज का एक काम है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके लिपिड सिंथेसिस में या फिर फैट सिंथेसिस में हेल्प करता है। अंडरस्टूड? सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वी हैव टू टाइप्स,
और दोनों के ही अपने अपने काम है। रफ का काम साइट प्रोवाइड करवाना राइबोसोम्स को ताकि वो प्रोटीन सिंथेसाइज कर सके, और स्मूथ का काम क्या है कि वो आपके लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू दी राइबोसोम। अब राइबोसोम करता क्या है? राइबोसोम आपका हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में। फाउंड ऑन RER, RER का मतलब क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड फ्लोटिंग एज द फ्री फॉर्म थ्रू आउट दी सेल, और आपके पूरे सेल में फ्लोट कर सकता है आराम से। नेक्स्ट वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम लोगों ने कौन कौन से ऑर्गेनेल्स रिपीट कर लिए? न्यूक्लियस ओवर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओवर हो गया, एंड राइबोसोम ओवर हो गया। नेक्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। जब मैंने 10th में पढ़ा था इस सारी चीजें, तो 10th में ऐसे बोलते थे कि भाई ये पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई वी कॉल इट पावर हाउस ऑफ द सेल? क्या रीजन है किसी को पावर हाउस? आप अब हमारे यहाँ पे बहुत सारे पावर हाउसेस होते हैं, वो क्यों होते हैं? ताकि हमारे घर पे एनर्जी आ सके या बिजली आ सके। सेम चीज सेल में भी एनर्जी प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब एनर्जी प्रोवाइड किस फॉर्म में करता है? इट प्रोवाइड्स एनर्जी इन दी ATP फॉर्म। नाउ गोइंग बैक टू दिस स्लाइड, सो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। प्रोड्यूसेस एनर्जी थ्रू केमिकल रिएक्शन ब्रेकिंग डाउन द फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। तो सेल क्या करता है? आपकी सेल में मौजूद कार्बोहाइड्रेट और फैट को ब्रेक करके क्या फॉर्म करेगा? आपका एनर्जी। काम क्या है उसका? एनर्जी बनाना है। किस तरीके से? कार्बोहाइड्रेट और फैट को ब्रेक करके। कंट्रोल्स द लेवल ऑफ वाटर एंड अदर मटेरियल्स इन द सेल, रिसाइकल एंड डिकम्पोज प्रोटीन, fat and carbohydrate, also known as powerhouse of the cell. This is very important. आप याद रखें इस चीज को कि इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP का मतलब क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दैट विल बी मेंशन्ड इन दी अदर बॉडीज। क्लियर है? ओके। Next we have Golgi bodies. So we have discussed cell membrane, we have discussed cytoplasm, we have discussed nucleus, we have discussed endoplasmic reticulum. एक और चीज रही थी, कौन सी? Ribosome. And we have discussed mitochondria too. Next one is Golgi bodies. Okay, Golgi bodies का मतलब ये है कि राइबोसोम ने कुछ बनाया, प्रोटीन्स बनाए। उन्होंने जो प्रोटीन्स बनाए वो प्रोटीन्स तो हैं, बट ऐसे फॉर्म में है जिसका इस्तेमाल सेल नहीं कर सकता। सेल जैसे कई बार होता है ना, किसान क्या कर देता है? गेहूं तो उगा देता है। क्या आप गेहूं खाओगे? नहीं। वो गेहूं क्या होता है? किसी फैक्ट्री में जाएगा और ऐसे चीजों में कन्वर्ट होगा जो आप खा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड में, बिस्किट्स में, अदर कॉम्पोनेंट्स में। तो उस गेहूं को या तो पीस दिया जाएगा, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिस फॉर्म में आप उसको इनटेक कर सकते हो या फिर खा सकते हो। सेम काम हमारा गोल्गी बॉडीज पे करता है। गोल्गी बॉडीज को हम बोलते हैं पैकेजिंग फैक्ट्री या फिर पैकेजिंग प्रोटीन पैकेजिंग ऑर्गेनेली ऑफ सेल। ये क्या करेगा? आपका राइबोसोम ने भाई प्रोटीन बना दिया, उनका काम तो खत्म हो गया, लेकिन सेल वो उस प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो गोल्गी बॉडी क्या करेगा? वो सारे प्रोटीन्स अपने पास लेगा और उनको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करेगा जो फॉर्म आपका सेल इस्तेमाल कर सके। तो इसीलिए हम गोल्गी बॉडी को प्रोटीन पैकेजिंग ऑर्गेनेली ऑफ द सेल भी बोलते हैं। मूव मटेरियल विद इन द सेल, मूव मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्योंकि उन्होंने प्रोटीन्स बनाए, तो प्रोटीन्स आपके न्यूक्लियस को भी चाहिए होते हैं, तो वो सारी चीजें कैरी फॉरवर्ड करने की भी जिम्मेदारी इसकी। ओके, सो नेक्स्ट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम इसका दिस इज वन ऑफ द आपके ऑर्गेनेली जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। काम क्या है आपका? डाइजेस्टिव ऑर्गेनेली फॉर प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ट्रांसपोर्ट अनडाइजेस्टेड मटेरियल टू सेल मेम्ब्रेन फॉर रिमूवल। इसका काम क्या होता है? जो भी चीजें आपकी काम की नहीं है सेल की, उसको अपने अंदर लो, डाइजेस्ट
उसको अपने पास रखो और उसको सेल मेम्ब्रेन को पास करो ताकि वो सेल से बाहर निकाल सके. Also known as suicidal bag of the cell because these are filled with lytic enzymes and when they burst they destroy whole cell. लाइसोसोम्स के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिनमें ये काबिलियत होती है कि जो भी फैट आया है उसको डाइजेस्ट करना. एंजाइम्स है तभी वो प्रोटीन फैट को डाइजेस्ट कर रहे हैं. बट इनकी एक दिक्कत होती है कि अगर आप उसे कंटिन्यूअसली चीजें नहीं दोगे ना तो देयर माइट बी अ चांस अगर ये बर्स्ट हो गए किसी भी सिचुएशन की वजह से ये बर्स्ट हो गए तो ये अपनी सेल को डैमेज करना शुरू कर देते हैं. व्हाई? बिकॉज डाइजेस्टिव एंजाइम्स को काम करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए क्योंकि एंजाइम है तो डाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ उसे चाहिए. अगर वो बर्स्ट हो जाए मतलब लाइसोसोम बर्स्ट होगा. बर्स्ट होने पर उसके एंजाइम्स बाहर निकल के आएंगे और एंजाइम बाहर निकलने की वजह से वो सेल को भी डैमेज कर सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट है सेल डिविजन. मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि हर सेल अपने आप को डिवाइड करता है टू फॉर्म न्यू सेल्स. डिवाइड करने का तरीका क्या है? वी हैव टू मेथड कि एक सेल अपने आप को डिवाइड करे. दो मेथड्स है. एक आपका माइटोसिस, दूसरा आपका मियोसिस. सी, mitosis occurs in normal body cells and meiosis occurs in sex cells. तो sex cells में meiosis होगा तभी उनकी क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं. That means 23 ही होते हैं. Normal body cells में क्रोमोसोम नंबर will be 46, but सिर्फ sex cells में it will be 23. The difference between mitosis and meiosis that mitosis produces two identical daughter cells and meiosis produce 4 genetically different daughter cells. Okay. इसमें दो वर्ड्स हैं. इस पॉइंट में दो वर्ड्स हैं. एक वर्ड है आपका आइडेंटिकल. आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली सेम चीज. जैसे कि एक सेल के पास 46 क्रोमोसोम्स थे, उसने जो डॉटर सेल्स फॉर्म किया उनके पास भी 46 क्रोमोसोम्स ही हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल. अब इसमें एक और वर्ड लिखा हुआ है जेनेटिकली डिफरेंट. हैव अ लुक. जेनेटिकली डिफरेंट. जेनेटिकली डिफरेंट का मतलब क्या है कि भाई पेरेंट सेल के पास आपके 46 क्रोमोसोम थे, ठीक है, 46. लेकिन जब उन्होंने डॉटर सेल्स फॉर्म किए या डिवाइड किया या नई सेल्स फॉर्म की हैं तो उनमें जो क्रोमोसोम नंबर है दैट इज 23. अंडरस्टूड? जेनेटिकली डिफरेंट का मतलब क्या है? क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल में 46 था लेकिन जो नेक्स्ट सेल आई है उसमें 23 है. क्लियर है? So difference between mitosis and meiosis that mitosis produces 2 identical daughter cells and meiosis produces 4 genetic different daughter cells. Have a look on this diagram. I'll show you in diagram. See, mitosis की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी पेरेंट सेल है. इसने अपने आप को रेप्लिकेट किया मतलब दूसरा फॉर्म किया. माइटोसिस जिसने दो सेल्स को फॉर्म किया और ये दोनों ही सेल्स में अगर इसमें 46 है तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे. ओके. आई हैव अ क्वेश्चन कि ये सेल डिवाइड होने के बाद अगर दो सेल्स फॉर्म कर रही है जिसमें क्रोमोसोम सेम है एज द पेरेंट सेल. एग्जाम्पल, पेरेंट सेल में 46 है, डॉटर सेल्स में भी 46 है, तो क्या ये सिमिलर है? तो ये कौन सा आपका डिविजन होगा? माइटोसिस या फिर मियोसिस? जस्ट राइट डाउन ऑन द चार्ट कि अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं और डॉटर सेल्स में भी 46 हैं तो ये कौन सा डिवीजन है? माइटोसिस है या फिर मियोसिस? ओके. सो आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन. पहले मैं कॉन्सेप्ट को दोबारा रिपीट कर देती हूँ इन केस अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो इट विल बी क्लियर नाउ. ओके. माइटोसिस में पेरेंट सेल विल बी हैविंग 46 क्रोमोसोम नंबर और उसके बाद जो वो नई सेल्स फॉर्म करेगा उसमें भी क्रोमोसोम नंबर 46 होंगे. मतलब जो चीजें उसने
बनाई है वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब सेम है, एग्जैक्टली सेम कॉपी। उसमें 46 है तो इसमें भी 46 है। लेकिन जब आपकी सेल्स, पेरेंट सेल 46 क्रोमोसोम्स है और उसने जो सेल्स को फॉर्म किया है वो आपकी जेनेटिकली डिफरेंट है, मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल थोड़ा डिफरेंट है। पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स थे और जो उसने सेल्स फॉर्म किए हैं उनमें आपका 23 क्रोमोसोम्स है, मतलब क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल हाफ हो गया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस। नाउ हाउ टू कॉल द डायग्राम, इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि एक सेल डिवाइड करने के बाद, सी ये जो आपको थ्रेड दिख रहा है ना इसमें डायग्राम में, हाउ लुक ऑन कर्सर, जहां पर मैं कर्सर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो आपके थ्रेड्स है इनको हम बोलते हैं क्रोमैटिन, ठीक है, इनको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। जब ये चीज आपकी रेप्लिकेट करने की बात, जब डिवीजन की बात आती है तो ये आपके क्रोमोसोम्स को फॉर्म कर लेता है, थ्रेड क्रोमोसोम बन जाएंगे, क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। क्रोमोसोम्स बनने के बाद ये दो डॉटर सेल्स को फॉर्म कर रहे हैं। दो डॉटर सेल्स को फॉर्म करने पर दोनों में ही क्रोमोसोम नंबर 46 है। पेरेंट सेल में 46 थे और डॉटर सेल में भी 46 है। नाउ लुक एट द डायग्राम। इसमें थ्रेड कितने हैं? 1 2 3 4 और इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4। दैट मीन्स दिस इज वेरी मच सिमिलर, इट्स आइडेंटिकल। तो ये कौन सा प्रोसीजर हो गया आपका? माइटोसिस। नेक्स्ट वन इज मियोसिस। अब इसमें हमारे पास कितने नंबर देखो, 1 2 3 4। डॉटर सेल्स में 1 2 1 2 1 2 और 1 2। दैट मीन्स क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल हाफ हो गए फ्रॉम दी पेरेंट सेल टू दी डॉटर सेल। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि जब भी माइटोसिस की बात आती है तो क्रोमोसोम नंबर आपके सेम रहते हैं, 46 है, 46 ही कैरी फॉरवर्ड होंगे। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर आपके हाफ हो जाते हैं, मतलब पेरेंट सेल में 46 है, डॉटर सेल में आपके 23 हो जाएंगे। ओके, मियोसिस कहां पर होता है, माइटोसिस कहां पर होता है? ये है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। माइटोसिस नॉर्मली आपके स्किन सेल्स में होगा और मियोसिस आपके सेक्स सेल्स में, फीमेल सेक्स सेल और मेल सेक्स सेल में होता है। फीमेल सेक्स सेल में इट इज oocyte, या फिर जिसको आप oocyte ही कंसिडर करो। ओवम इज द लास्ट थिंग। ओवम आपका वो सेल है, वो डॉटर सेल है जिसका क्रोमोसोम नंबर 23 है। oocyte में आपका वो डिवीजन होगा जो आपके ओवम को फॉर्म करेगा, ठीक है। तो oocyte विल बी काइंड ऑफ अ पेरेंट सेल जो बनाएगा क्या? ओवम। ओके, नेक्स्ट इज, इसमें एक लाइन लिखी हुई है, based on the diagram the difference between mitosis and meiosis is that mitosis produces 4 identical different daughter cells mitosis occurs in normal body cells and meiosis occurs in sex germ cells। germ cells का मतलब क्या होता है? germ में वर्ड जहां पर भी यूज करें दैट मींस वो एक पोटेंशियल सेल है आगे सेक्स सेल को फॉर्म करने के लिए। तो मैंने जो आपको बताया था, जो क्लियरिफाई किया था शुरुआत में ही कि oocyte इज द पेरेंट सेल। जब ये ओवम फॉर्म करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डॉटर सेल। तो oocyte क्रोमोसोम नंबर 46, ओवम क्रोमोसोम नंबर 23। Okay, so we have discussed the methods of cell divisions. Now, next thing is function of cell membrane, जो हमने पढ़ लिया है, that is same चीज रिविजन है कि सेल में आपकी क्या क्या चीजें होती हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या चीज होती है? सेल मेम्ब्रेन एक आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कुछ चीजें अलाउ करती है, कुछ चीजें अलाउ नहीं करती। नेक्स्ट आपके पास आता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट। If you have any doubt regarding the mitosis, meiosis, you can ask that question too. Okay, I am asking you a question. If you have a parent cell,
और वो पेरेंट सेल की क्रोमोसोम नंबर इज 46, क्रोमोसोम नंबर इज 46। अगर वो कुछ डॉटर सेल्स को फॉर्म करता है, वो डॉटर सेल्स की क्रोमोसोम का नंबर इज 23, तो मुझे ये बताओ कि वो जो क्रोमोसोम नंबर 23 है, तो ये डिवीजन का नाम क्या होगा? इट विल बी माइटोसिस और मियोसिस। गिव मी आंसर्स इन चैट। कि अगर एक पेरेंट सेल जिसका क्रोमोसोम नंबर 46 है और वो आपकी अपनी डॉटर सेल्स को फॉर्म करता है, तो वो डॉटर सेल्स के अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम अगर 23 है, तो ये डिवीजन का नाम क्या होगा? इट विल बी मियोसिस, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके हाफ हो जाते हैं। राइट इट डाउन समवेयर एल्स, मतलब एक बार एक नोटबुक लो और उसमें लिख लो कहीं पर कि माइटोसिस इज इक्वल टू सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मियोसिस इज इक्वल टू नंबर विल बी हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स, टोटल क्रोमोसोम नंबर। सो कैसे भी करके इसको नोट डाउन कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि माइटोसिस विल हैव डॉटर सेल में हमेशा इट विल बी हैविंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और मियोसिस में इट विल बी हैविंग हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स। मतलब पेरेंट सेल में अगर 46 है तो डाउन में इट विल बी 23, दिस विल बी कॉल्ड एज मियोसिस। अगर पेरेंट्स में भी 46 है, डॉटर सेल्स में भी 46 है, तो वो आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा कोई? पेरेंट सेल 46, डॉटर सेल 46, क्या बोलेंगे उसको? चैट में बताओ मेरे को। If you have any query regarding the content, please let me know, ताकि मैं अक्षर को कैरी फॉरवर्ड कर सकूं। नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। It will be mitosis, exactly. Okay, next topic is passive transport और active transportation. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? बाहर से जो चीजें आ रही हैं वो सेल के अंदर किस ट्रांसपोर्ट के थ्रू आएंगी। जैसे कि अगर मुझे अपनी ऑफिस से घर जाना हो या फिर घर से ऑफिस आना हो, तो व्हाट मोड आई यूज, कि देयर माइट बी अ चांस कि मैं सबवे ले रही हूँ, दैट मींस मेट्रो ले रही हूँ, देयर माइट बी अ चांस कि मैं बस ले रही हूँ, देयर माइट बी अ चांस कि मैं ऑटो ले रही हूँ, कुछ भी ले रही हूँ, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन का मोड। ऐसे ही सेल का, मॉलिक्यूल्स का, मान लो आपको वाटर है, वाटर तो आपकी सेल के लिए जरूरी है। वाटर को अंदर आने के लिए, लाइक सेल के अंदर आने के लिए देयर माइट बी अ वे, तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करने के लिए वी हैव पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अब प्रोसेस दैट, अच्छा ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो इस चीज को। दो टर्म्स होते हैं, एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव। पैसिव का मतलब होता है जो चीज बड़ी इजीली हो जाए, लाइक जिसमें आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल कम लगे। एक्टिव का मतलब होता है जब आपकी एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा लगे। अब एग्जांपल, मान लो एक नदी है, नदी फ्लो कर रही है, अगर आप उस नदी के फ्लो के अकॉर्डिंगली अपने आप को स्विम करवाओगे तो आपकी एनर्जी कम लगेगी, लेकिन अगर आप उसके अगेंस्ट जाओगे तो आपकी एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो जब आप फ्लो में जाते हो दैट विल बी कंसिडर्ड एज पैसिव, और जब अगेंस्ट जाते हो विल बी कंसिडर्ड एज एक्टिव। तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें हमें एनर्जी लेवल बहुत कम लगता है, लेकिन जब मैं इसी के अपोजिट की बात करूं दैट विल बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो उसमें आपकी एनर्जी लेवल ज्यादा लगता है। दो चीजें हो गई, एक आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज अ प्रोसेस दैट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी टू मूव मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इस सेंटेंस में तीन चीजें हैं जो हाईलाइट करने के लिए हैं। एक है आपका एनर्जी, डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, पैसिव में एनर्जी नहीं लगती। दूसरी चीज, मॉलिक्यूल की मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन। अब हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन होता क्या है? मान लो एक गेट है और एक गेट की एक साइड ए है, दूसरी साइड बी है। ए साइड में 10 लोग खड़े हुए हैं और बी साइड में 20 लोग खड़े हुए हैं। एक साइड
ए में 10 लोग, बी में 20 लोग, तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कहां पर है? बी में, क्योंकि बी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है। तो ऐसे ही हमारे में भी होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाने के लिए उसको एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। सो नेक्स्ट हमारे पास, अब हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट को 3 में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन, सेकंड वन इज पैसिलेटेड डिफ्यूजन, थर्ड वन इज ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहे, मॉलिक्यूल्स की, नॉर्मल मॉलिक्यूल्स, अदर कार्बोहाइड्रेट आपके हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ये सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हो। तो ये मॉलिक्यूल जब आपका सेल के अंदर आएगा थ्रू द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। व्हेन इट इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स अक्रॉस द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी है हमारी? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी हमारी? सेल मेम्ब्रेन। Like the cell membrane, until equilibrium is achieved. These particles move from an area high concentration to an lower concentration. हाँ, इसका एक एग्जाम्पल है जो हम लोग बहुत स्कूलिंग टाइम पे, हमें आपको भी याद होगा जब आप लोगों ने स्कूलिंग की होगी, कि एक बेकर है, मैंने उसके बिल्कुल बीच में एक प्लेन सा एक शीट रख दी। दिस इज ए साइड, दिस इज बी साइड। ए साइड पे मैंने पानी फिल कर दिया एट दिस लेवल, और बी साइड में मैंने पानी लेवल फिल किया बिल्कुल बॉटम लेवल पे। तो क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन, मतलब जहां पे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स है वो लोअर की तरफ जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो दोनों ही पानी एक लेवल पे होंगे। तो यही चीजें हमारे डिफ्यूजन में भी होती है। डिफ्यूजन में ये चीजें छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए होती है, लाइक आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, इन सब मॉलिक्यूल्स के लिए की जाती है। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या हो गया? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल from its higher concentration to the lower concentration till it reaches to the equilibrium. Water level जब तक वो इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाता तब तक वो चीजें आपकी ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट होती रहेंगी। डिफ्यूजन में जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज डिफ्यूजन में हम मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को। लेकिन यही चीज ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल के लिए आ जाती है। सो डिफ्यूजन इज diffusion is the movement of small particles across the selectively permeable membrane, like the cell membrane, until the equilibrium is achieved. These particles move from an area of high concentration to the लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो पार्टिकल्स हैं आपके, ये मॉलिक्यूल्स हैं आपके, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो बाहर की तरफ, सेल के बाहर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की जो फॉर एग्जांपल, हाउ वुड यू अंडरस्टैंड, कि ऐसी कोई चीज अगर मॉलिक्यूल्स आपके बाहर की तरफ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, और अंदर की टाइम अदर सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स कम है, तो बाहर वाली मॉलिक्यूल्स पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू अंदर में एंटर कर सकते हैं। क्लियर है? नहीं, एक सेल जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स है वाटर की नहीं, किसी और भी मॉलिक्यूल की, क्योंकि डिफ्यूजन में इट इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल्स अदर देन वाटर की जब मैं बात करूंगी दैट विल बी ऑस्मोसिस। मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लो एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल लेट्स हैव कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास सेल के अंदर वी हैव 10, ठीक है? सेल के बाहर इट इज 20, तो 20 वाला 10 की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर देगा, दैट इज कॉल्ड एज, और उस ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट होने के टाइम पे इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। जब मॉलिक्यूल्स की बात करी जाए तो इट विल बी डिफ्यूजन। Osmosis is the diffusion of water through a selectively permeable membrane like cell. Water diffuses across the membrane from higher concentration to the lower concentration. So right now it is more of like, see, this is the higher concentration to this
lower concentration. See, this is the lower concentration. Done? ओके, सो ये आपका एग्जाम्पल है. हैव अ लुक ऑन द पिक्चर. ऑस्मोसिस में दिस इज सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का मतलब क्या है? इसमें पानी भी होगा और बहुत सारी चीजें भी होंगी. राइट, अगर मैं शुगर सॉल्यूशन की बात करूं तो पानी और चीनी, है ना. और प्योर वाटर की बात करूं तो इट विल बी will not have anything. Okay, so now see, have a look. ये वाला एरिया, सो ऑस्मोसिस में वी हैव मॉलिक्यूल्स. ये वाला मॉलिक्यूल है. ऑस्मोसिस की बातें कर रही हूँ मैं. सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में वाटर भी होगा और मॉलिक्यूल्स भी होंगे. अगर मैं शुगर की बात करूं तो शुगर के टाइम, अगर शुगर सिरप की बात करूं तो उसमें पानी भी है और चीनी भी है. लेकिन प्योर वाटर में सिर्फ और सिर्फ पानी होगा हमारे पास. इसीलिए यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल मान लो कितने, 1 2, आपको मेरा वो कर्सर दिख रहा है? सी, सो मॉलिक्यूल ऑस्मोसिस में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अराउंड 20. लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ओनली 8 मॉलिक्यूल्स. इधर 20 इधर 8, दैट मीन्स कंसंट्रेशन कहाँ पर है? ए साइड में या बी साइड में? अब मुझे आंसर दो इसका, कंसंट्रेशन हमारा किस साइड पर है? Okay, now you can say it. See, so 1 2 3 around 20. A side नहीं, concentration, क्योंकि मैं ऑस्मोसिस की बात कर रही हूँ. वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर मॉलिक्यूल्स. तो ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे हमारे पास? कहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? सी, वाटर मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 के आसपास है इसमें. और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स जब मैं ऑस्मोसिस की बात करती हूँ वी टॉक अबाउट वाटर मॉलिक्यूल्स. तो वाटर मॉलिक्यूल्स, प्योर वाटर में ज्यादा मॉलिक्यूल्स है एज कंपेयर टू दी सॉल्यूशन वन. तो सॉल्यूशन की तरफ हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल कम है और प्योर वाटर की तरफ हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है. तो कॉन्सेंट्रेशन किससे ज्यादा हुई? आपकी प्योर वाटर की. तो जब आपकी मूवमेंट होगी वो प्योर वाटर से आपकी सॉल्यूशन की तरफ होगी. व्हाई? क्योंकि प्योर वाटर में वी हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और आपके सॉल्यूशन में वी हैव लोअर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, सो इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स दैट. डिफ्यूजन में यही चीजें आपकी मॉलिक्यूल्स के लिए होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं, अदर मॉलिक्यूल्स के लिए. ग्लूकोज हो गया आपका, बाकी सारे मॉलिक्यूल्स के लिए, छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स के लिए होता है. मान लो यहाँ पर आपकी हाई कंसंट्रेशन है तो इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स दी लोअर कंसंट्रेशन. डन? तो मैं एक बार ऑस्मोसिस रिपीट कर रही हूँ, कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछना, ठीक है? सो पैसिव ट्रांसपोर्ट वी हैव टू थिंग्स, ऑस्मोसिस और आपका डिफ्यूजन. तो ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन. But movement of water molecule is very compulsory. Osmosis is all about water molecule.
डिफ्यूजन इज ऑल अबाउट स्मॉल मॉलिक्यूल्स। स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम जब ट्रांसफर करते हैं थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विल बी कंसिडर्ड एज डिफ्यूजन। लेकिन जब मैं वाटर की बात करूं तो इट विल बी ऑस्मोसिस। नाउ आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, मुझे इसका आंसर दीजिएगा आप सभी जितने भी लोग मौजूद हैं, कि व्हेन देयर इज अ transport of water molecules from its higher concentration to the lower concentration, तो हम इसको क्या बोलेंगे? It will be osmosis or diffusion? Water molecule के लिए it is osmosis or diffusion? It will be osmosis. Okay, now moving forward, next topic is कि active transport क्या होता है। मैंने ट्रांसपोर्ट को आपको दो बताए थे, एक आपका एक्टिव और दूसरा आपका पैसिव। पैसिव में एनर्जी लगती है या नहीं लगती, मुझे पहले ये आंसर दो। पैसिव में एनर्जी लगती है या फिर नहीं लगती है, बताओ पहले। पैसिव में एनर्जी नहीं लगती बेटा, पैसिव में एनर्जी नहीं लगती। पैसिव का मतलब क्या होता है? जो चीज इजीली हो जाए। अगर मैं फ्लो के साथ जा रही हूँ, अगर मैं हायर से लोअर की तरफ जा रही हूँ, दैट मीन्स उसमें एनर्जी नहीं लग रही। लेकिन अगर मैं लोअर से हायर की तरफ जाऊंगी तो इट विल रिक्वायर एनर्जी। अंडरस्टैंड, ये बहुत इजी है, समझोगे तो समझ में आ जाएगा कि अगर मैं, हमारी नॉर्मली जो कंसंट्रेशन होती है ना या मूवमेंट होती है, वो हमेशा हायर से लोअर की तरफ होती है, हमेशा हायर से लोअर की तरफ होती है। तो अगर कोई चीज हायर से लोअर जा रही है, दैट इज उसमें एनर्जी नहीं लगेगी। लेकिन जो चीज लोअर से हायर की तरफ जा रही है, उसका मतलब क्या है कि उसमें एनर्जी लगेगी। तो हायर से लोअर पैसिव ट्रांसपोर्ट, लोअर से हायर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी and passive transport does not require energy. Active transport requires energy in the form of ATP. क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछो मुझसे। क्लियर है अभी आपको? Okay, I'm moving forward with the next one is active transport. Active transport is the movement of molecules from its low concentration to the higher concentration. See, जब भी कोई चीज अगेंस्ट द ग्रेडियंट होती है, ग्रेडियंट का मतलब क्या है? एक फ्लो है हमारा हाई टू लो ऑलवेज। अगर मेरे गेट के बाहर 10 लोग खड़े होंगे और गेट के अंदर सिर्फ 2 लोग हैं, तो मैं क्या करूंगी? 10 में से 3 लोगों को यहाँ पर एडजस्ट कर दूंगी ताकि दोनों ही जगह पर 5-5 हो जाए, बिकॉज वी हैव स्पेस। लेकिन अगर मेरे को वहां पर 10 लोगों की जगह है और यहाँ का 2 इंसान वहां पे शिफ्ट करूंगी, तो उन लोगों को वहां पर अनकंफर्टेबल होगा एंड दे विल रिक्वायर एनर्जी टू सस्टेन ओवर देयर। लेकिन अगर मैं वहां के 3 लोग यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, दैट विल बी इक्विलिब्रियम और नॉर्मली इंसान रहेगा, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी। तो पॉइंट नंबर 1 इज कि एक्टिव को एनर्जी चाहिए, पैसिव को एनर्जी नहीं चाहिए। हमेशा लो टू हाई जाएगा, पैसिव में इट विल बी हाई टू लो। जब कोई चीज हाई टू लो होगी, डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। नेक्स्ट आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। एनर्जी इज रिक्वायर्ड एज मॉलिक्यूल मस्ट बी पम्प्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो एनर्जी रिक्वायर होती है क्योंकि हमारा जो मॉलिक्यूल है उसको मैं जबरदस्ती धक्का मार के उसे अगली जगह भेज रही हूँ, तो धक्का मारने के लिए वी रिक्वायर एनर्जी। For example, blood cells pump out the carbon dioxide out of the cell into the surrounding blood vessel. Okay, this is a good example. This is a good example. सेल के अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, बट जो ब्लड वेसल आ रही है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो आप क्या करते हो? जहां पर नहीं है, ठीक है, वो आप लोग उसको कैरी फॉरवर्ड
कर रहे हो. सो द ब्लड वेसल आर हाई इन कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, so blood vessels are high in carbon dioxide as compared to the cell. So energy is required to move the carbon dioxide molecule across the cell membrane to low to high. जब आपकी ब्लड वेसल्स आती है तो वो सभी जगह कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आ रही है. ठीक है, हमारे पास एक सेल है जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल को देगी ताकि वो चीज आपकी लंग्स के थ्रू बॉडी से बाहर निकल के आ जाए. तो ब्लड वेसल में ऑलरेडी बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड है. मान लो 10 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल वो लेकर आ रही है. अब उसको हमारी सेल है जिसको अपना कार्बन डाइऑक्साइड देना है. यहाँ पर 10 है, सेल में एक कार्बन डाइऑक्साइड है. जहां पर 10 है विल बी हैविंग हाई कॉन्सेंट्रेशन, जहां पर एक है विल बी हैविंग लो कॉन्सेंट्रेशन. तो लो ये कैसे हो रहा है कि अब मेरे को, मैं सेल हूं, मुझे अपना कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल को देना है ताकि वो अपना लंग्स में ले जाके उसको फिल्टर आउट करवा दे. तो ये जो आपका ये ट्रांसपोर्टेशन है वो लो, सेल में लो कॉन्सेंट्रेशन है, ब्लड वेसल में हाई कॉन्सेंट्रेशन है. तो लो से हाई की तरफ जा रहा है एंड इट रिक्वायर्ड एनर्जी. नेक्स्ट वन इज टिश्यू. टिश्यू के लिए मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि टिश्यू आपका ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन. सो वी हैव, ये लाइन मैंने आपको पहले लिखवा रखी है कि टिश्यूज क्या होते हैं, जब आपकी बहुत सारी सेल मिलकर एक पर्टिकुलर काम पे वर्क करती हैं, विल बी कंसिडर्ड एज टिश्यू. वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज. वी हैव 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू. फर्स्ट वन इज एपिथेलियल, second one is connective, third one is muscle tissue, and last one is nervous tissue. Let's take it one by one. तो एक काम करो, आप ना एक फ्लो चार्ट फॉर्म करो. फ्लो चार्ट बनाने के बाद एक फ्लो चार्ट फॉर्म करो. आप उसको 2 में डिवाइड करो, सॉरी 4 में. ठीक है, और ऊपर लिखो टिश्यू. ठीक है, फर्स्ट वन विल बी एपिथेलियल, second one will be connective, and third one will be muscle tissue, fourth one will be nervous tissue. दिख रहा है आपको? डन. इस तरह का एक आप लोग फ्लो चार्ट फॉर्म कर लो. फ्लो चार्ट फॉर्म करने के बाद व्हाट यू कैन डू इज कि आप सभी में इसके फंक्शंस लिखना शुरू कर दो इसी के नीचे. ठीक है, तो फंक्शंस कहाँ पर मिलेंगे आपको? इट कवर्स द ऑर्गन एंड द बॉडी, लाइन द बॉडी कैविटी एंड लाइन द हॉलो ऑर्गन्स. कहाँ पर मिलेगा आपको? कवर्स ऑर्गन्स एंड द बॉडी, लाइन द बॉडी कैविटीज. कैविटीज का मतलब क्या होता है? जो भी अंदर से खाली होती है चीजें. आपकी जीआई ट्रैक हो गया, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक हो गया, यूरिनरी ट्रैक हो गया, इसके अंदर वाली लाइनिंग, ये लाइन को कौन करेगा? आपकी एपिथेलियल टिश्यू. लाइंस दी हॉलो ऑर्गन, जो अंदर से खाली ऑर्गन्स होते हैं उनको लाइन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? आपकी एपिथेलियल टिश्यू की. तो एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाया जाएगा? एक सारे ऑर्गन्स को कवर करने में, जहां पर भी कोई भी आपका ऑर्गन होगा जो कवर, जिसकी कवरिंग होगी वो किस टिश्यू से बनी होगी? एपिथेलियल टिश्यू से.
काम क्या है? प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। इसको एज इट इज नोट कर लो। जब आपने फ्लोचार्ट फॉर्म किया था ना, उसके बाद उसमें लिखो एपिथेलियल टिश्यू कवर्स ऑर्गन एंड द बॉडी, नेक्स्ट लाइन बॉडी ऑर्गन्स, नेक्स्ट लाइन फॉलो ऑर्गन्स, उसके बाद उसका फंक्शन लिख लो। दिस इज वेरी, इस तरीके से आप फ्लोचार्ट जब फॉर्म कर लोगे ना, इट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न। ओके, नेक्स्ट वन इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है जब कोई चीज दो चीजों को जोड़कर रख रही है, ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन क्या है? बाइंड स्ट्रक्चर्स टू ईच अदर, प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द विसरल ऑर्गन्स, फिल वॉइड एंड गिव शेप्स, प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। तो कनेक्टिव टिश्यू का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, दैट इज ब्लड। ब्लड सेल्स होते हैं ना हमारे, वो क्या करता है? एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। नाउ वी कम टू द मसल टिश्यू। मसल टिश्यू की प्रॉब्लम, मसल टिश्यू को मतलब जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो हमारे मसल टिश्यू से बने होते हैं। मसल टिश्यू को हम लोग 3 में डिवाइड करते हैं। इसका भी फ्लो चार्ट फॉर्म कर लो। 3 में डिवाइड करने के बाद हम एक में लिखते हैं कार्डियक मसल, दूसरे में लिखते हैं स्केलेटल मसल, तीसरे में लिखते हैं हम स्मूथ मसल्स। ठीक है, स्मूथ मसल्स। अब कार्डियक मसल्स, ऐसा कभी होता है कि आपने बोला कि नहीं भाई आज दिल रुक जाओ, आज मैं थक गया हूं, मेरा दिल धड़कना बंद कर दो। जस्ट इमेजिन कि आपकी मर्जी के हिसाब से अगर दिल धड़कता तो आप कब के मतलब कुछ हो जाता आपको। पॉइंट ये है, मैं आपको जो समझाना चाहती हूँ वो ये है कि कौन सी मसल टिश्यूज वॉलेंट्री होती हैं और कौन सी आपकी इनवॉलेंट्री होती है या फिर नॉन वॉलेंट्री होती है। दैट मीन्स कि कौन सी चीजों पर आपका कंट्रोल होता है, कौन सी चीजों पर आपका कंट्रोल नहीं होता। तो हार्ट पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए कार्डियक टिश्यू को हम लोग इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या है? जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्केलेटल मसल, मैं अपने हाथ को फोल्ड कर पा रही हूँ, राइट, मैं अपनी आंखें ब्लिंक कर पा रही हूँ, अपने लेग्स को फोल्ड कर पा रही हूँ, फ्लेक्स कर पा रही हूँ। दैट मीन्स क्या है कि ये सारी चीजें जो है वो मेरे मर्जी के हिसाब से है। तो मैं, ये क्या हो गया आपका? वॉलेंट्री नहीं, इट विल बी वॉलेंट्री मसल्स। क्लियर है? तो कार्डियक टिश्यू, कार्डियक मसल टिश्यू विल बी इनवॉलेंट्री, स्केलेटल विल बी वॉलेंट्री, सॉरी वॉलेंट्री होगा इनवॉलेंट्री होगा? स्केलेटल मसल वॉलेंट्री होगा इनवॉलेंट्री होगा? बताओ, थिंक अबाउट इट। क्या हम स्केलेटल मसल्स जो हमारी होती हैं क्या वो हमारे कंट्रोल में होती हैं? क्या मैं अपने हाथ, अपनी मर्जी से हाथ फोल्ड कर पा रही हूँ? हाँ, दैट मीन्स ये वॉलेंट्री है। स्मूथ मसल्स में क्या होता है आपका? स्मूथ मसल्स में आपके जो मसल्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं आपके, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो सारे काम कर रहे होते हैं लेकिन आपकी मर्जी के बगैर। ऐसा नहीं कि आपको कंट्रोल है उस पर, वो काम हो रहा है लेकिन वो उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। सो मैंने मसल टिश्यूज को 3 में डिवाइड किया। एक आपका कार्डियक, ओके, सो मसल टिश्यू को हम लोगों ने 3 में डिवाइड किया था। एक आपका कार्डियक, दूसरा स्केलेटल, तीसरा आपका स्मूथ मसल्स। तो कार्डियक जो मसल्स थे हमारे पास वो हमारी मर्जी से नहीं चलते, इसलिए हम उसको वॉलेंट्री बोलेंगे या फिर इनवॉलेंट्री बोलेंगे? वॉलेंट्री बोलेंगे या फिर इनवॉलेंट्री बोलेंगे? बताओ। एग्जैक्टली, इट विल बी इनवॉलेंट्री। दैट मीन्स वो चीजें मेरे काम में नहीं आ रही है, वो मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं है। स्केलेटल मसल्स हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग वो काम करता है, इसीलिए हम उसको वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। स्मूथ मसल्स हमारे मर्जी के बगैर होती हैं। जस्ट इमेजिन, आपका खाना स्टमक में जाके डाइजेस्ट होके इंटेस्टाइन में चला भी जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपका खाना कहाँ पहुंच गया। और आपकी मर्जी होती तो आप क्या बोलते? नहीं रुक जाओ, 2-4 घंटे बाद जाएंगे, 5-6 घंटे बाद जाएंगे।
we people are tiring people, we are lazy people, right? तो human people are like that. So what we have to do is, सोचो ये सारी चीजें अगर हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग होती तो कितना मुश्किल हो जाता. तो we are not doing that. हमारी मसल्स वो चीजें नहीं करती. तो स्मूथ मसल्स is not in our control. इसीलिए सारे आपके जो काम होते हैं वो लगातार चलते रहते हैं. तो स्मूथ मसल्स is also involuntary. तो इन तीनों में से सिर्फ एक वॉलेंट्री है, वो है आपका स्केलेटल. कार्डिक इज इनवॉलेंट्री, स्मूथ इज आल्सो इनवॉलेंट्री. तो जब आप एक काम करो, उसका आज हम लोग एक वो बनाते हैं. इसका हम एक छोटी सी एक क्लिप बनाते हैं जो आपको समझ आ सके. एक काम करो, फ्लो चार्ट फॉर्म करो. पहले लिखो टिश्यू, मसल टिश्यू 3 में डिवाइड किया. कार्डियक में लिखो वॉलेंट्री या फिर इनवॉलेंट्री, इट विल बी इनवॉलेंट्री. स्केलेटल वॉलेंट्री, और आपका एक बच गया कौन सा था, स्मूथ, जिसको हम बोलेंगे इनवॉलेंट्री. सो 2 इनवॉलेंट्री, 1 वॉलेंट्री. स्केलेटल के आगे लिख दो सिलेंड्रिकल शेप, कार्डियक का आगे लिख दो ब्रांच शेप, स्मूथ के आगे लिख दो स्पिंडल शेप्ड मसल. कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना. कोई समझ रहा है कोई चीज तो प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज उसको समझ लेना. कोई क्वेरी है तो पूछ लेना मुझसे. स्मूथ में इट विल बी स्पिंडल शेप, स्केलेटन में इट विल बी सिलिंड्रिकल, और कार्डियक में इट विल बी ब्रांच शेप. नेक्स्ट वी हैव नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू क्या होता है, जो आपके ब्रेन को बनाए, स्पाइनल कॉर्ड को बनाए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाए. और दिस इज ऑल मेड अप ऑफ, टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल्स. तो नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स. काम क्या है आपका, सारे सेल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना, सारे ऑर्गन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना. इसकी जिम्मेदारी किसकी है, नर्वस टिश्यू की. डन. ओके, सो now if you have any question please ask me. I will try to make it easier for you. अगर कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है अभी की सेशन में तो प्लीज मुझसे पूछें. Okay, for now if you don't have any question, get your question tomorrow. जब आपकी कल क्लास होगी तो you can have your question, we can discuss that questions too. कोई चीज समझ नहीं आई या फिर कोई चीज आपके दिमाग में है for the cell, please get that question too. For now, good afternoon and have a good day to you and hope you learn a lot. Take care.